Good evening, all. Welcome to digital platform of Healthline Academy. So today's our topic is hypertension. So as you all know, this hypertension is very interesting topic, and we will face this particular type of word, hypertension, or increase in blood pressure in day-to-day life. Like someone says that my BP or blood pressure is increasing, or my blood pressure increased. हम ऐसा बोलते हैं जनरली कि हमारा बीपी बढ़ गया है, ये हो गया है, तो वो जो टर्म है उसको साइंटिफिकली हाइपरटेंशन नाम दिया गया है। सो आज के टॉपिक में हम हाइपरटेंशन डिस्कस करेंगे। क्या होता है हाइपरटेंशन, कैसे होता है, लाइक कोजेज, रिस्क फैक्टर, क्यों होता है, उसके पीछे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या कैसे हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को हाइपरटेंशन है, एंड एट द एंड इसका कैसे मैनेजमेंट होगा, लाइक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और चेंज इन द एक्टिविटीज। ओके, so we start our topic, that is hypertension. So first of all let's start with the definition of hypertension. Hypertension is defined as a systolic blood pressure of 140 of mmHg or greater than, and diastolic blood pressure of 90 mmHg or greater than, taking antihypertensive medications. ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, हाइपरटेंशन हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। या तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो होना चाहिए मोर देन 140 mmHg, एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो होना चाहिए मोर देन 90 mmHg। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन बता रही है, और टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, लाइक या तो ये फैक्टर आपको मिले या फिर जो पर्सन है वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस ले रहा है, तो हम उसको बोलेंगे हाइपरटेंसिव पेशेंट है या हाइपरटेंशन प्रेजेंट है। प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स इज नॉर्मली 120/80 mmHg। जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को ही हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर है, जो कि वेसल्स की तरफ प्रेशर लगाता है। सो ये जब एक नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है, नॉर्मल रेंज जो हमने काउंट करी है वो है 120/80 mmHg। सो इससे जब ऊपर चला जाता है तब हम बोलते हैं, और मोर देन 140/mmHg चला जाता है तब हम बोलते हैं कि पर्सन इज पर्टिकुलर हाइपरटेंसिव। बट एक ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि इसको हम वन टाइम में डायग्नोस नहीं कर लेंगे। अगर एक बार सडनली बीपी राइज आया तो हम इसको डायग्नोस नहीं कर लेंगे कि इसको हाइपरटेंशन है। 2-3 टाइम्स कंटिन्यू कॉन्सिक्यूटिव टाइम्स विद इन द गैप ऑफ 1 आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, ऐसे अगर हम चेक करेंगे, उसके बाद में अगर आता है कि हाँ कि कंटिन्यूअसली राइजिंग इन ब्लड प्रेशर, सो हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन इज हाइपरटेंसिव। नेक्स्ट, सो अब हम देखते हैं कि ग्रेड्स ऑफ हाइपरटेंशन, कौन कौन सी ग्रेड्स में पर्टिकुलर हाइपरटेंशन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ग्रेड 1 हाइपरटेंशन। ग्रेड 1 हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो जो रेंज रहेगी इज 140 to 159, एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी रेंज रहेगी 90 to 99 mmHg। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेड 1 हाइपरटेंशन। इन ग्रेड 2 हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर रहेगा उसके सिस्टोलिक रेंज रहेगी 160 to 179, एंड डायस्टोलिक रेंज रहेगी 100 to 109। ओके, इन ग्रेड 3 हाइपरटेंशन जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा इज मोर देन 180 mmHg, एंड डायस्टोलिक इज मोर देन 110 mmHg। सो नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। आइसोलेटेड मींस ओनली पर्टिकुलर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो राइज रहेगा, डायस्टोलिक नॉर्मल रहेगा या लिटिल बिट चेंज रहेगा उसमें, बट जो सिस्टोलिक है वो मोर देन 140 of mmHg आएगा, बट द डायस्टोलिक इज लेस देन 90 mmHg। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी इज सीवियर एसिम्प्टोमेटिक हाइपरटेंशन, यूजुअली systolic is more than 180 and diastolic is 120। अर्जेंसी मींस इसमें हम कार्डियक फंक्शन इन्वॉल्व तो है बट एसिम्प्टोमेटिक है, इसमें पर्टिकुलर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। बट जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स भी आते हैं, हार्ट भी इन्वॉल्व रहता है, एंड मल्टी ऑर्गन डैमेज के सिम्टम्स सारे शो करते हैं, तो इसमें हम बोलेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। सीवियर हाइपरटेंशन accompanied by the cardiac, that is acute left ventricular failure, neurological हाइपरटेंसिव, एन्सेफेलोपैथी, रीनल डिसफंक्शन, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स के हमको सिम्टम्स भी शो करता है, तो हम उसको बोलेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। एंड हाइपरटेंसिव अर्जेंसी तब बोलेंगे जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बट एसिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, मोर देन 180 mmHg एंड मोर देन 110 चला गया है
बट सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो ये हो गया हमारा हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। बट अगर सिम्टम्स शो कर रहा है इसी सेम टाइम पे, सिम्टम शो कर रहा है, मल्टी ऑर्गन फेलियर शो कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। Mainly hypertension is divided into two types, that is essential and non-essential hypertension, or essential or primary and secondary hypertension. So essential and this is primary. So जो प्राइमरी होता है मोर देन 95% ऑफ द पीपल्स में या क्लाइंट्स में हमको प्राइमरी हाइपरटेंशन मिलता है जिसका कि कोई अंडरलाइन कॉज नहीं है, मीन्स इट इज इडियोपैथिक, मीन्स अननोन कॉज। इट इज इडियोपैथिक और अननोन कॉज। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो मोस्टली पीपल्स में मिलता है, बट उसका जो कॉज है वो अभी तक अननोन है और नॉट अंडरलाइन कॉज। बट जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू पर्टिकुलर कॉज की वजह से होता है, इसलिए हमने इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन दिया है। देयर इज अ अंडरलाइन कॉज इज प्रेजेंट। सो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉज हो सकते हैं। तो कॉजेज में फर्स्ट ऑफ ऑल है रिनल कॉज। रिनल में पेरेनकाइमल, वेस्कुलर, अदर कॉज हम देख सकते हैं। तो रिनल कैसे अफेक्ट करेगा, तो क्या होता है कि यहाँ पे देयर इज अ डिक्रीज इन जीएफआर। जीएफआर इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, सॉरी जीएफआर इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जीएफआर डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो सिस्टमिक ब्लड वॉल्यूम है, सिस्टमिक ब्लड वॉल्यूम ये इंक्रीज हो जाता है। सिस्टमिक ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो पेशेंट जो कंडीशन शो करता है वो होता है हाइपर वॉल्यूमिया। हाइपर वॉल्यूमिया होगा। सो उसके बाद में हम क्या देखते हैं, अगर हाइपर वॉल्यूमिया हो रहा है तो जो ब्लड वेसल्स है वहां पे भी ब्लड के लेवल इंक्रीज हो गया। लेवल इंक्रीज होने की वजह से हाइपरटेंशन हमको मिलता है। ओके, सो लीड टू हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोक्राइन कॉज। जो एंडोक्राइन कॉज रहता है उसमें हम देखते हैं थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, देयर इज अ इंक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। इंक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बीएमआर होता है, बीएमआर इंक्रीज हो जाता है। जब बीएमआर इंक्रीज होता है तो बीएमआर क्या करता है, पूरे बॉडी फंक्शंस को इंक्रीज कर देता है और एट द एंड जो बीएमआर होता है वो लीड टू हाइपरटेंशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में हम देखेंगे हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, देयर इज अ डिक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4। सो क्या होगा कि जो बीएमआर होगी वो भी कम हो जाएगी। बीएमआर कम होने की वजह से ओबेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओबेसिटी इंक्रीज हुई तो ओबेसिटी क्या करती है कि फैट डिपोजिशन करेगी और ओबेसिटी क्या करेगी, एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकती है। एंड एथेरोस्क्लेरोसिस अल्टीमेटली लीड टू हाइपरटेंशन, क्योंकि क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के इधर साइड में फैट की एक लेयर डिपॉजिट होने लग जाती है और स्लोली जो उसकी विड्थ होती है ब्लड वेसल की उसको डिक्रीज करना चालू कर देती है। सो ये तो हमने देखा हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। एक और कंडीशन देख लेते हैं इसके अंदर, लाइक कुशिंग सिंड्रोम। So in Cushing syndrome, third is
कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, हार्मोनल चेंज होते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाना। जब भी कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है तो कोर्टिसोल क्या करता है कि जो सोडियम का रिटेंशन करना चालू कर देता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन होगा तो आपको पता होगा जब जब भी सोडियम रिटेंट होता है या सोडियम हमेशा अपने साथ में वाटर को लेकर के चलता है, तो सोडियम के साथ साथ में H2 का भी रिटेंशन होगा। जब H2 और सोडियम का दोनों का रिटेंशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्लूइड वॉल्यूम है, सॉरी, फ्लूइड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। फुल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो फिर से हम देखेंगे कि हाइपर वॉल्यूम देखने को मिलेगा, एंड हाइपर वॉल्यूमिया लीड टू हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये चीज हमको देखने को मिली कि लाइक हमने देखा कि कैसे रीनल फंक्शंस अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे हार्मोनल चेंज जैसे हुआ कि अगर एंडोक्राइन फंक्शन से लाइक हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, ये कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें हमने देखी। और भी जैसे मिसलेनियस कुछ अननोन फंक्शंस है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस है, कुछ भी ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन को लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। इन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इज क्लासिफाइड इनटू लाइक नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। सो हम देखते हैं कि अब नॉर्मल में कितनी रेंज है, प्री में कितनी है। सो नॉर्मल में हम देखते हैं कि लेस देन 120 इन सिस्टोलिक एंड लेस देन 180 इन डायस्टोलिक। सो सेकंड हम देखते हैं प्री हाइपरटेंशन, लाइक इट इज नॉट डायग्नोस्ड एज हाइपरटेंशन बट हाइपरटेंशन होने की कंडीशन आने वाली है अब। लाइक कुछ भी चीज होने से पहले की जो स्टेज रहती है, जो पहले का पीरियड रहता है, इस इन हाइपरटेंशन इट इज प्री हाइपरटेंशन। लाइक इसकी जो रेंज रहेगी वो 120 टू 139 रहेगी इन सिस्टोलिक एंड 80 टू 89 इन डायस्टोलिक। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन, लाइक इट इज डायग्नोस्ड और इट इज कंफर्म्ड दैट इट इज हाइपरटेंशन। तो इसमें भी स्टेज 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि 140 टू 159 इन सिस्टोलिक एंड 90 टू 99 mm of Hg इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड इन स्टेज 2, स्टेज 2 में हम देखते हैं मोर देन 160 और इक्वल टू 160 इन सिस्टोलिक एंड मोर देन एंड इक्वल टू 100 इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट इज said as second stage 2 hypertension. Okay, so I hope you understanding the class. Next is incidence in India. About 25% of urban population and 10% of rural population suffers from hypertension. Means total population का जो 25% in urban cases and 10% in rural cases are suffering from hypertension. All of the hypertensive patients are stage 1 hypertensive. मीन्स जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है सब स्टेज 1 की कैटेगरी में। अभी तो हमने देखा कि स्टेज 1 की जो कैटेगरी है 140 टू 159 इन सिस्टोलिक, हमने देखा अभी कि 140 टू 159 इन सिस्टोलिक है। ओके, नेक्स्ट इज 12% ऑफ ऑल हाइपरटेंसिव आर सफर फ्रॉम आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। आइसोलेटेड में क्या होता है कि मीन्स पर्टिकुलर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वही इंक्रीज होता है, वही मोर देन 140 जाता है, बट जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वो लेस देन 90 mm of Hg रहता है, मींस इन नॉर्मल सिचुएशन रहता है, बट सिस्टोलिक कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हु आर एट रिस्क। हु आर एट रिस्क मींस रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, हम रिस्क फैक्टर देखेंगे कौन कौन से पर्सन्स को हो सकता है। लाइक रिस्क फैक्टर्स ये नहीं बताते हैं कि ये कंफर्मली इसकी वजह से होगा, बट कौन कौन से पर्सन्स या कौन कौन से क्लाइंट्स मोर प्रोन टू हाइपरटेंशन है या पर्टिकुलर टू मोर प्रोन टू दिस डिजीज। ओके, सो हम देखते हैं कि एक तो एडवांसिंग एज मींस एज मोर देन 40 इयर्स वालों को हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू अदर पीपल्स। इन सेक्स और जेंडर, मेल एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, मींस मेन में ज्यादा देखा गया है एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन आफ्टर मेनोपॉज मींस आफ्टर 45 ईयर ऑफ एज और 40-50 ईयर ऑफ एज जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं
उनके अंदर ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री और हेरिडिटरी हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, कोई भी फैमिली हिस्ट्री है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की तो हमको देखने को मिल सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड साइकोसोशल स्ट्रेस, लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल मींस आप कोई आईटी सेक्टर में हो या कोई ऐसी कंपनी में आप जॉब करते हो जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली होल डे सिट करना है, बैठना है और कंप्यूटर पे आपको वर्क करना है। सो उस कंडीशन में आपको ज्यादा हो सकता है। सेडेंटरी मींस आपके कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पा रही उस ड्यूरिंग में। सो आप जस्ट बैठे हो, काम कर रहे हो अपना, कोई फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड साइकोसोशल स्ट्रेस मींस आपको कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेस हो सकता है, लाइक आपको इकोनॉमिकल स्ट्रेस है, पर्सनल है, सोशल स्ट्रेस है, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। सो उसमें क्या होता है कि स्लोली अपना जो ब्लड प्रेशर है वो एक टाइप से इंक्रीज होना चालू हो जाता है, रिस्क फैक्टर है। कंजप्शन लाइक स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, लो फ्रूट कंजप्शन, तो इसमें देखा जाता है जो स्मोकिंग वाले पर्सन होते हैं, एल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, एंड जो फ्रूट्स कम खाते हैं, फ्रूट्स में क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, उसमें एक ब्लड प्रेशर लोवरिंग एजेंट्स रहते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल लेवल में रखते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट में जिसके अंदर फैट, ट्राइग्लिसराइड्स ये सब ज्यादा होते हैं, तो ये क्या करते हैं लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एंड हमने देखा कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करता है कि इनर लेयर में डिपॉजिट होने चालू हो जाता है, फैट डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट होने के बाद में हाइपरटेंशन को कॉज करता है। ओबेसिटी एंड वेट गेन, ओबेसिटी भी एक लीड कॉज है या एक लीड रिस्क फैक्टर है जो कि जनरली ओबेस पेशेंट में हमको देखने को मिलता है। ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस प्रेजेंट होगा, इसे ऑब्वियसली बात है कि वहां पे फैट डिपोजिशन या फैट कंजप्शन ज्यादा होगा, सो उसकी वजह से हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। लाइक कोएग्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स सच एज डायबिटीज एंड हाइपरलिपिडेमिया। कोएग्जिस्टिंग मींस पर्टिकुलर पर्सन को एक ऑलरेडी डिजीज है उसके साथ में एक डिजीज हो जाना, लाइक डायबिटीज है उसके साथ में हाइपरटेंशन हो जाए। जनरली डायबिटीज और हाइपरटेंशन पेयर में चलता है, जिस पर्सन को डायबिटीज है मोस्टली केसेस में देखा गया है कि उस पर्सन को हाइपरटेंशन भी होता है, चाहे से माइल्डली हाइपरटेंशन हो बट उसमें हाइपरटेंशन मिलता है। एंड हाई इंटेक ऑफ एल्कोहल जो हमने देखा कंजप्शन बैड हैबिट्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं हीमोडायनेमिक पैटर्न इन द हाइपरटेंशन। कैसे हीमोडायनेमिक पैटर्न क्या रहता है, यंग में कैसे हो सकता है, तो यंग में जो बीपी इंक्रीज होने का कारण है वो है इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, एंड टीपीआर इज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है ड्यू टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट देयर इज अ इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, बट इन द एल्डरली इन एल्डर एज में इंक्रीज ब्लड प्रेशर का रीजन होता है कार्डियक आउटपुट तो कम हो जाता है बट जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ये इंक्रीज हो जाता है। जब भी हम कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में रहेगी तो एक बढ़ने की वजह से दूसरी ऑब्वियसली बढ़ेगी एंड जो प्रोडक्ट होगा वो इंक्रीज होकर के आएगा। तो इंक्रीज टीपीआर की वजह से ब्लड प्रेशर भी, बट जो कार्डियक आउटपुट है वो एक नॉर्मल रेंज में कम है, बट उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें टीपीआर को, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, तो वो ज्यादा है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर राइज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जैसा कि हमने आगे देखा था कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन पर्टिकुलर कोज की वजह से होता है, कोज अंडरलाइंग होते हैं वहां पे कोजेस डिटेक्टेड होते हैं कि इस पर्टिकुलर कोज की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है। तो क्या क्या कोजेस है हम देखते हैं। 80% कोजेस आर ऑफ रीनल साइड, इट इज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये कुछ कॉजेज हैं जो कि हमको देखने को मिलते हैं, इनकी वजह से हाइपरटेंशन कोज होता है। एंड देयर इज अ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, स्टेनोसिस इज नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज अ नैरोइंग ऑफ द आर्टरी, उसकी वजह से क्या होता है हाइपरटेंशन। एंड इन एंडोक्राइन कॉजेज में जैसे एड्रिनल है, लाइक प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, फियोक्रोमासाइटोमा, एक्रोमेगली, एक्सोजीनस हार्मोन, हाइपोथायरॉयडिज्म, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी क्या होता है कि जो मेडिकेशंस होती हैं वो क्या करती हैं कि ब्लड हायरिंग एजेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि ब्लड इंक्रीज होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एटियोलॉजी ऑफ सिस्टमिक हाइपरटेंशन। कुछ अदर एटियोलॉजीज भी लाइक कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन पीआईएच, इसमें हमको देखने को मिलता है प्री एक्लेम्पसिया जो कि आप ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के टॉपिक में पढ़ेंगे, एंड देयर इज अ स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ये कुछ अदर कॉजेज भी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई टू ट्रीट, हमको क्यों ट्रीट करना चाहिए। मींस अगर हाइपरटेंशन होने की वजह से ये क्या करता है अदर ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट लाता है, लाइक अपना ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इन कुछ ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट लाता है। सो उसकी वजह से हमको इसको ट्रीट करना कंपलसरी है। लाइक
फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हार्ट फेलियर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कर सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कर सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी, सेरेब्रल हेमरेज, प्री एक्लेम्शिया, स्ट्रोक, कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की वजह से ये होने वाली कंडीशंस हैं। लाइक ये हाइपरटेंशन होने के बाद में हमको ये कुछ भी कंडीशन मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोनिक किडनी फेलियर सीकेडी, ब्लाइंडनेस कैसे हो सकता है, क्योंकि जो आईज की या जो ब्लड वेसल्स होती है बहुत नैरो होती है, ड्यू टू हाइपरटेंशन ब्लड वेसल्स क्या होती है जो ज्यादा प्रेशर की वजह से डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से हमको ब्लाइंडनेस मिल सकता है। यहाँ पे एओर्टिक एन्यूरिज्म हो सकता है, गैंग्रीन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि क्या होता है कि जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं होने की वजह से वहां पे गैंग्रीन होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, देयर इज नो स्पेसिफिक क्लिनिकल कंप्लेंट और मैनिफेस्टेशन अदर देन द एलिवेटेड सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। लाइक इसमें कोई पर्टिकुलर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है जब तक वो ग्रेड 1 तक रहेगी या लगभग उसके पास में प्री हाइपरटेंशन एंड ग्रेड 1 में, तब तक क्या होगा कि कुछ आपको ऐसा कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं दिखेगा, लाइक माइल्ड हेडेक होगा आपको या थोड़ा ऐसी चीज के सिम्टम्स दिख सकते हैं। बट जब वो ग्रेड 2 में जाएगी तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसको ही हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करता है कि ये कुछ सिम्टम्स नहीं शो करता है बट इंटरनल डैमेज कर देता है ये उसकी वजह से। सो हम देखते हैं इसमें मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक, ऑक्सीपिटल हेडेक मीन्स अपने बैक साइड में पोस्टीरियर साइड में हेडेक हो जाना इज ऑक्सीपिटल हेडेक। नेक्स्ट देखते हैं हम डिजीनेस, फटीग इज लेथार्जिकनेस, थक जाते हैं जल्दी कुछ भी काम करने पे। इन सीवियर हाइपरटेंशन इज एपिटेक्सिस ऑफ ब्लड विजन, एपिटेक्सिस इज नोज ब्लीड, सीवियर हाइपरटेंशन रहेगा तो वहां पे चांसेस रहते हैं कि नोज ब्लीड होने के और ब्लड विजन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्निंग राइज हेडेक, बाउंडिंग पल्स, एग्रेसिवनेस, फटीगनेस एंड स्लीपलेसनेस। हम मॉर्निंग राइज हेडेक भी देखते हैं कि उठने के बाद में हमको हेडेक हो रहा है, उसके बाद में बाउंडिंग पल्स देखते हैं हम कि लाइक अपने को पल्स फील होती है बाउंडिंग टाइप से, सडनली इंक्रीज हो रही पल्स, फिर डिक्रीज हो रही, फिर सडनली इंक्रीज हो रही, ये बाउंडिंग पल्स देखने को मिलती है। एग्रेसिवनेस, लाइक जो भी हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है तो उसको एज ए हम रिस्क फैक्टर कह लें या एज ए हम उसका कॉम्प्लिकेशन कह लें, तो पर्सन को क्या होता है कि एग्रेसिवनेस, बहुत गुस्सा करने लग जाता है, वो एग्रेसिव हो जाता है, एंगरनेस आ जाती है, फटीगनेस है एंड स्लीपलेसनेस, उसको प्रॉपर्ली नींद नहीं आती रात को ड्यू टू हाइपरटेंशन, उसको प्रॉपर्ली नींद नहीं आती है क्योंकि उसका ब्रेन इतना एक्टिवली वर्क कर रहा है वहां पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से टारगेट ऑर्गन को डैमेज करता है। तो हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कर सकता है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, कार्डियक ओवरलोड हो जाता है, तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको काम ज्यादा करना पड़ता है, काम ज्यादा करेगा, कोई भी चीज काम ज्यादा करेगी तो जो उसकी इलास्टिसिटी है, जो उसकी नेचर है वो उसको लूज कर देगी, एंड वहाँ पे क्या होगा, हाइपरट्रोफी मीन्स वो धीरे धीरे उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी और उसका जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का जो काम है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगी, वो नहीं हुआ तो जो कार्डियक आउटपुट है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ अदर कंडीशन लाइक एंजाइना एंड मायोकार्डियल इंफेक्शन एंड अल्टीमेटली हार्ट फेलियर। इन ब्रेन देयर इज अ स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, TIA, क्रोनिक किडनी डिजीज, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज एंड रेटिनोपैथी, ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि हार्ट में ब्रेन में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रूटीन टेस्ट, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इकोकार्डियोग्राम करते हैं जिससे कि हमको हार्ट रेट पता लग जाए, उसके बाद में और कोई कार्डियक डिफॉर्मिटी तो नहीं हुई है वहाँ पे, कुछ कार्डियक हार्ट में कुछ दूसरी प्रॉब्लम थी, इसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, ये कुछ कंडीशन तो नहीं है, तो ये हमको ECG से डिटेक्ट हो सकती है। यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, मीन्स यूरिन कितना अमाउंट है, लाइक हमने देखा कि GFR कम हो रहा है, मीन्स यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, तो हम यूरिन एनालिसिस करेंगे, ब्लड शुगर करेंगे, DM है तो DM इज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन, तो DM की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, तो हम DM के लिए चेक करेंगे पहले DM है क्या पेशेंट को। अदर लाइक सीरम पोटेशियम, क्रिएटिनिन, कोरोस्पोंडिंग एंड लिपिड प्रोफाइल देखेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। आफ्टर 9 to 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग दे इंक्लूड हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। कुछ ऑप्शनल टेस्ट है जैसे कि मेजरमेंट ऑफ यूरिन एल्बुमिन एक्सक्रीशन एंड यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो। ओके, तो हम कुछ टेस्ट हैं जैसे सर्टेन यूरिन एनालिसिस है, ब्लड शुगर टेस्ट है, ग्लूकोज का, ये कुछ टेस्ट करेंगे। एंड हमको क्या करना है कि रेगुलरली ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहना है मैन्युअली, लाइक स्पिग्नोमेनोमीटर है आपके पास में,
उससे आपको मेजर करते रहना है, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाइपरटेंशन है कितना है, ब्लड प्रेशर कितना जा रहा है कितने के ऊपर, अब हमको उसको प्रिकॉशन लेने चालू कर देने, ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ वी कैन मैनेज द हाइपरटेंशन। अगर कोई पर्सन को हाइपरटेंशन हो गया तो अब हमको उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्स ऑफ थेरेपी आर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो भी उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसको मॉडिफाई करना है हमको। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कुछ ड्रग्स के थ्रू हमको ट्रीट करना है। एल्गोरिथम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, क्या क्या लाइन ऑफ मैनेजमेंट रहेगा कि कैसे कैसे हमको ट्रीट करना है। एंड लास्ट इज फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रिड्यूस द कार्डियक एंड रीनल मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। हमको जो कार्डियक रीनल मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, जो कार्डियक डैमेज है, रीनल डैमेज है, जो मोर्बिडिटी हो रही है, उसको सबसे पहले तो रिड्यूस करना है। मीन्स उसको अब कॉम्प्लिकेट होने से बचाना है। जो जहाँ पे है वहाँ पे उसको स्टॉप कर देना है, वहां से रिड्यूस करना है। अब हमको उसके आगे की प्रोग्रेस को स्टॉप करके अब हमको उसको वापस से रिकवरी स्टेशन में लाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टू ट्रीट बीपी लेस देन 140/90 mmHg और बीपी 130/90 mmHg इन द पेशेंट विद डायबिटीज और क्रोनिक किडनी। अगर नॉर्मली हो तो इतना लाना है, और कोई पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड किडनी डिजीज तो हमको लेस देन 130/80 उसको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, जिसमें कि डायूरेटिक्स देखेंगे। डायूरेटिक्स में आप हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड देखते हैं, जिसका इनिशियल डोज है वो 12.5 mg OD रहेगा एंड मेंटेनेंस इज 12.5 to 25 mg OD। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ बेटा ब्लॉकर्स, जैसे कि एटेनोलोल। इन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देयर इज CCB। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हम देखते हैं अम्लोडिपिन, अल्फा ब्लॉकर प्राजोसिन। कुछ एग्जांपल्स हैं ये। एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, इसके अंदर हम जो एग्जांपल देखते हैं वो है रेमिप्रिल। एंड इन एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर इनहिबिटर ARB। ARB में हम देखते हैं लोसार्टेन। नेक्स्ट जो हम डायूरेटिक्स में ऑलरेडी हमने देख लिया है, बट इन थायजाइड्स, जो थायजाइड्स होते हैं उसमें हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स, क्लोरोथायजाइड्स एंड इंडामाइड। इन लूप डायूरेटिक्स, अब ये डायूरेटिक्स का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन है। इसमें हमने फर्स्ट देखा थायजाइड्स, सेकंड देखते हैं हम लूप थायजाइड्स, इसके अंदर हम देखते हैं लेसिक्स। लेसिक्स इज फुरसेमाइड, फुरसेमाइड हो गया, टोरसेमाइड हो गया, डाइटोर हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि हम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इन ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देयर इज मैनिटोल एंड ग्लिसरॉल। इन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देयर इज स्पाइनोलेक्टन और एल्डेक्टोन। ये कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं जो कि हम दे सकते हैं पेशेंट को इन डायूरेटिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स, देयर इज एटेनोलोल, मेटोप्रोलोल एंड नेबिलोल। कुछ साइड इफेक्ट्स जो कि आपको ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि इन नर्सिंग ज्यादातर हमको साइड इफेक्ट्स से पूछे जाते हैं, कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन है उससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर लेने की वजह से देयर इज लेथार्जी, इंपोटेंसी, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। नो सेफ इन द पेशेंट विद द कोएक्सिस्टिंग अस्थमा एंड डायबिटीज हैव एन एडवर्स इफेक्ट इन द लिपिड प्रोफाइल। तो कुछ सर्टेन साइड इफेक्ट्स हैं बीटा ब्लॉकर्स की, जो कि एग्जांपल हमने देखा एटेनोलोल, मेटाप्रोलोल, नेबिप्रोलोल, प्रोपेनोलोल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दैट इज अम्लोडिपिन। अम्लोडिपिन में भी हम साइड इफेक्ट्स देखें तो फ्लशिंग, हेडेक एंड पेडल एडिमा। पेडल एडिमा लाइक हमको एंकल में एडिमा होगा, उसके बाद में हेडेक हो सकता है या फ्लशिंग हो सकती है। फ्लशिंग ऑफ फेस हो सकता है, लाइक रेड फेस एकदम रेड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसके जो एग्जांपल्स देखे जैसे रेमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल। इसमें हम जो साइड इफेक्ट्स देखेंगे, ड्राई कफ मिलेगा हमको, थोड़ा हाइपोटेंशन हो सकता है एंड एंजियोएडिमा हो सकता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक सर्टेन कोई पेशेंट है, उसको एसी इनहिबिटर या रेमिप्रिल एडमिनिस्टर किया, तो उसके बाद में उसमें क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है और क्या पॉसिबल आउटकम मिलेगा। तो नर्स को उस पर कोई एक्शन नहीं लेना है थोड़े टाइम के लिए। तो लाइक अगर ये देने के बाद में अगर हाइपोड या ड्राई कफ हो रहा है तो ड्राई कफ में नर्स को एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि क्या है कि नॉर्मली साइड इफेक्ट है कि पर्टिकुलर मेडिकेशन के बाद में साइड इफेक्ट आना ही है। ठीक है, तो हम इस साइड इफेक्ट को अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट इसको क्या कर सकते हैं कि ड्राई कफ नहीं हो उसके लिए हम उसको कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ARB, एंजियोटेंसिन
रिसेप्टर ब्लॉकर, इसमें हम देखते हैं लोसार्टेन। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं सेफर देन एसी एंड हाइपोटेंशन, इसमें भी हाइपोटेंशन मिलेगा हमको। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फा ब्लॉकर्स, डेट इज प्राजोसिन। अल्फा ब्लॉकर में हम प्राजोसिन देख रहे हैं, इसमें जो साइड इफेक्ट इज पोस्टुरल हाइपोटेंशन। पोस्टुरल हाइपोटेंशन लाइक हम जब भी पोजीशन चेंज करते हैं, लाइक आप सिटिंग स्लीपिंग पोजीशन में हैं, आप उससे स्लीपिंग से सिटिंग पोजीशन में हैं, तो उसमें क्या होगा कि पोस्चर चेंज होने की वजह से हाइपोटेंशन मिलता है। ये जनरली अल्फा ब्लॉकर्स जैसे कि प्राजोसिन उसमें मिलता है। जब भी आप सिटिंग या कोई भी पोजीशन चेंज करेंगे, लाइक आप स्लीपिंग में है सिटिंग हो जाएंगे, तो उसके बाद में आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तुरंत ही, तो आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। 15-20 मिनट्स जब ब्लड प्रेशर एडजस्ट हो जाए उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपको वापस से नॉर्मली शो करेगा। अब हम देखते हैं कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डैश डाइट। डैश डाइट इज डाइटरी हैबिट इन टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डैश डाइट इज डाइट टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डाइट टू अवॉइड और टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। इसमें हमको डाइट में क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है, लाइक जो सॉल्ट इनटेक है उसको रिड्यूस कर देना है, जो हाई फैट डाइट है उसको हमको रिड्यूस कर देना है, लाइक जो भी फ्राइड फूड्स है ये कुछ भी नहीं खाने हैं। टायरामाइन कंटेनिंग फूड्स जो कि हमको नहीं खाना है, लाइक चीज हो गया, ये मायोनीज हो गया, ये चीजें हमको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। हमने देखा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उस पर्सन को बोलना है आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, उसके बाद में एक ब्रिस्क वॉकिंग, एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग करिए, लाइक आपको 45 मिनट्स तक आप नॉर्मल वॉकिंग भी नहीं करनी है, रनिंग भी नहीं करनी है, बट थोड़ी सी फास्ट वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग, जिससे कि क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता रहता है। एंड लूज वेट, अगर कोई ओबेज है तो उसको वेट लूज करने के लिए बोलिए। रिड्यूस सॉल्ट एंड हाई फैट डाइट्स एंड अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स, स्मोकिंग alcohol and all these things. नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमने देखा लूज वेट करना है, ओवर वेट, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, रिड्यूस सॉल्ट इंटेक, स्टॉप स्मोकिंग, लिमिट इंटेक ऑफ फूड रिच इन फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। जितने भी फ्राइड फूड है इसको बिल्कुल स्टॉप कर देने के लिए बोलने का है, एल्कोहल स्टॉप करना है, स्मोकिंग स्टॉप कर देना है। ओके, एंड इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लिमिट एल्कोहल इंटेक। ओके, सो हमने जो जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये सारे देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने कितने अप्रोक्सीमेटली लूज करना है। ओके, देन सेल्फ मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। सेल्फ मेजरमेंट ऑफ हमको पेशेंट को जो क्लाइंट है हम उसको टीच करना है कि आपको कैसे रेगुलरली ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। जैसा कि आप सब नर्सेज हैं, आपको सबको पता है कि कैसा प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर है। बीपी कफ ट्राई करना है, कितने फिंगर फ्रॉम द क्यूबाइटल फोसा एंड फ्रॉम अबोव 3/4 अबोव से हमको 3 फिंगर 4 फिंगर अबोव क्यूबाइटल फोसा से हमको उसको टाई करना है। उसके बाद में अप्रोप्रिएट टू साइज होना चाहिए, लाइक एडल्ट के लिए एडल्ट कफ होना चाहिए, पीडियाट्रिक अगर बच्चा छोटा है तो उसके लिए चाइल्ड कफ होना चाहिए। ओके, कैसे मेजरमेंट करना है, फर्स्ट बीप कब आएगी, सिस्टोलिक कैसे नोट होगा, डायस्टोलिक, तो ये सारा प्रोसेस हमको एक्सप्लेन कर देना है। Okay, so thank you all for the today's class.